हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम यूनिट 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यूनिट 2 में लास्ट टर्न पर हमने इसमें एक टॉपिक स्टार्ट किया था एंजाइम्स हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, और ये आपका लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले आपके 14 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे आपको सीरियल वाइज लेक्चर मिल जाएंगे। तो एंजाइम जो हमने लास्ट टाइम पर टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था, और उसके हमने कुछ फैक्टर्स जो एंजाइम के एक्शन पर अफेक्ट डालते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म के बारे में, जैसे आपके एंजाइम एक्शन किस तरह से होते हैं, किस तरह से एंजाइम कैटालाइज का वर्क करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। वैसे तो ये इस चीज के लिए है, पर इसमें क्या कहा गया है, ये जो एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म है फिशर ने दिया था 1894 में। और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने इसको लेकर एंजाइम एक्शन को लेकर एक लॉक एंड की थ्योरी दी थी। लॉक एंड की थ्योरी क्या है, ये ताला और चाबी वाली थ्योरी है। जैसे इसमें आपका लॉक होता है ना, जो नॉर्मल घर के दरवाजों पर आप लगाते हो, तो लॉक लगाते हो और फिर उसको चाबी से घुमा के उसको क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। इसी तरह से इस चीज से इंस्पायर होके इन्होंने क्या दी थी, लॉक एंड की थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग to this theory, substrate fit into the active centers of enzyme as a key fits into the lock। इसमें क्या कहा है फिशर ने ये कहा है कि सबस्ट्रेट जो होता है, एक्टिव सेंटर्स, एंजाइम्स के जो एक्टिव सेंटर्स होते हैं उनमें ऐसे फिट हो जाता है जैसे ताले में चाबी फिट हो जाती है। ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे कि हर एक ताले की अलग चाबी होती है। तो इसी तरह से इसमें क्या है, हर एक सबस्ट्रेट जो होगा एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्शन में जाकर फिट हो जाएगा। कैसे फिट होगा उसको समझाने के लिए इन्होंने एक थोड़ा छोटा सा डायग्राम भी दिया है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें एक इन्होंने एंजाइम का एक्टिव सेंटर लिया और एक इन्होंने सबस्ट्रेट लिया और दोनों को फिट करके प्रोडक्ट बनाया है यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है, यहां से ये हमने माना है इसको एंजाइम। क्या है ये, एंजाइम। ये एंजाइम का क्या है, एक्टिव सेंटर। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जो एंजाइम्स जिस डायरेक्शन से आपसे आपके जुड़ते हैं सबस्ट्रेट के साथ, वो डायरेक्शन आपकी कही जाती है एक्टिव साइड कही जाती है एंजाइम की। ये जो साइड आपकी एंजाइम की एक्टिव होगी वही आपकी आगे क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। अब इसमें क्या लिया है, हम एक सबस्ट्रेट लेंगे। सबस्ट्रेट आपका कैसे होता है, ये आपका यहां से क्या हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट। ठीक है, इसको सबस्ट्रेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब ये यहाँ पर आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, इसमें क्या बताया था फिशर ने, ये बताया था कि सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा एक्टिव एंजाइम के अंदर कुछ इस तरह से। जैसे हम क्या करें, जैसे इसको ऐसे, जैसे ये मान लो ये एंजाइम है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये ऐसे फिट हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो जाए। इस तरह से क्या दिया गया है, इस तरह फिट होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, बस ये जो आपकी ये स्ट्रक्चर बनानी है, इसको उठा के इसमें फिट कर देना। ठीक है बेटा, ये थोड़ा ऐसा हो सकता है कि ये छोटा हो, ये बड़ा हो, ये सिर्फ आपको एक चीज समझाने के लिए दिखाई गई है कि इस तरह से यहाँ पर क्या है, इस तरह से एक लॉक एंड की टाइप का मॉडल बनाया गया है, जिसमें आपके एंजाइम उसमें सबस्ट्रेट में आसानी से फिट हो जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों की ड्राइंग अच्छी है, नोटबुक पे बनाओगे, अच्छे से बनाओगे, तो इसमें आप बिल्कुल ठीक से ड्रॉ भी कर सकते हो। मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है। ठीक है, ये हो गया एंजाइम। इसमें कौन फिट करना है, सबस्ट्रेट फिट करना है। ये यहाँ से मान लो मैंने ये फिट कर दिया सबस्ट्रेट, ये हो गया एंजाइम।
और ये इसमें फिट हो गया सबस्ट्रेट। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से ये बन गया ES कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, ES कॉम्प्लेक्स। अब ES कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से एक प्रोडक्ट अलग बनेगा। आप सभी जानते हो कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन करने के बाद बिल्कुल अलग निकल जाता है। एंजाइम क्या किस तरह से वर्क करते हैं, हम रिएक्शन को कैटलिस्ट करने के लिए यूज करते हैं हम एंजाइम का। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये एंजाइम आपका यहाँ से सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, पहले इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और यहां से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां से एंजाइम क्या हो जाएगा, यहां से आपका एंजाइम सेपरेट। अब देखो एंजाइम की स्ट्रक्चर भी हमने ई के जैसी ड्रॉ की है, ठीक है। ये हो गया एंजाइम, ड्रॉ कर लेना, एंजाइम है ये, और यहां पर हो जाएगा पी प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, पी प्रोडक्ट। ये है आपकी थ्योरी, जो लॉक एंड की थ्योरी है, ये है आपका एंजाइम, ठीक है। यहाँ से ये लॉक एंड की थ्योरी हो गई पूरी। अब देखो इसमें जब तक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जब तक एक्सेप्शंस ना आ जाए तब तक केमिस्ट्री पूरी कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लॉक एंड की थ्योरी। अब इतनी तो बात हो गई, लेकिन इसमें हम उन एंजाइम्स को लेकर भी डिस्कस करेंगे जिनमें ये क्या हो, जो पूरी तरह से फिट ना हो। लेकिन हम ये पढ़ते हैं, अब देखो इसमें आगे हम ये पढ़ते हैं, हमने ये देखा है कुछ रेयर केसेस में जिसमें आपके एंजाइम्स पूरी तरह से स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो रहे हैं। जैसे ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा, मान लो ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये ऐसे फिट हो रहा है। तो यहाँ से क्या है, इस टाइप का एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, लेकिन वो एंजाइम्स प्रोडक्ट तब भी बना रहे हैं। तो इन एंजाइम्स को लेकर भी इसमें आगे एक चीज दी गई है, पहले आप इसे नोट करिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो वाला केस भी पढ़ेंगे। पहले से नोट डाउन करिए आप। देखो अब इसमें आगे अभी जो चीज़ बताई थी आपको वो लिखी है इसमें, अब आ गई है। देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स वेयर अ सबस्ट्रेट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें आपके सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बनाते हैं, जैसे हमने अभी एंजाइम लिया था, सबस्ट्रेट लिया था और वहाँ पे ES क्या बन रहा था, कॉम्प्लेक्स बन रहा था। कॉम्प्लेक्स तो बनाते हैं एंजाइम के साथ, जैसे आपके लॉक एंड की मॉडल में दिखाया हुआ था, जैसे अभी दिखाया हुआ था, बट नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। पर उसमें क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना पाते। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, उन एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस मॉडल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो लॉक एंड की मॉडल को तो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, बट उसमें प्रोडक्ट नहीं बनता है। और ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो नहीं करते पर प्रोडक्ट बनाते हैं। यही लिखा हुआ है, इन सर्टेन केसेस एंजाइम एक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड इवन थ्रू अ फिट इज नॉट पॉसिबल। एंजाइम की एक्टिविटी भी ऐसी भी देखी गई है, यानी कि वे ऐसे प्रोडक्ट भी बनाते हैं जबकि वहां पर क्या हो, वे एक लॉक एंड की मॉडल की तरह क्या ना करते हो, एक दूसरे में फिट ना बैठते हो। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लॉक एंड की मॉडल जो है ये मॉडिफाई किया गया था कॉशलैंड के थ्रू इन 1963। 1963 में कॉशलैंड ने लॉक एंड की मॉडल को क्या किया, मॉडिफाई किया इन फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड फिट, यानी कि उनको लेकर मॉडिफाई किया है जो फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आगे एंजाइम की एक्टिविटी शो करते हैं। एंड is known as Koshland induced fit hypothesis। और उसको क्या कहा गया, जो उन्होंने लॉक एंड की थ्योरी मॉडिफाइड की, उसे कहा जाता है Koshland induced fit hypothesis कहा जाता है। अब इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी में बिल्कुल सिंपल सी बात कही गई है। वो सिंपल सी बात क्या है, ये देखो इसमें आगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the substrate induces a conformational change in the enzyme protein aligned the group correctly for the substrate binding for the catalysis। इन्होंने एक सीधी सी चीज़ ये कही है कि जो आपके एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि वो जो सबस्ट्रेट होते हैं ये अपने में थोड़ा सा चेंज होने की परमिशन दे देते हैं कि हमारे अंदर थोड़ा सा चेंज कर लो, हम फिट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है क्या है, ये एक
एंजाइम है और ये एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट ऐसे प्रेजेंट है, ये सबस्ट्रेट ऐसे प्रेजेंट है, तो क्या ये इसमें फिट बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा ना। तो ये सबस्ट्रेट क्या है, इस हाइपोथेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें क्या कहा गया है कि ये सबस्ट्रेट जो है अपनी पोजीशन में थोड़ा सा चेंज होने के लिए अलाउ करते हैं ताकि ये एंजाइम के अंदर आसानी से फिट बैठ सके। ठीक है, बस यही है इस थ्योरी में और कुछ नहीं है। यहाँ से आप इसका क्या कर लो, इसे नोट कर लो और फिर उसके बाद मैं आपको इसका एक छोटा सा मॉडल भी बनाकर दिखा दूंगी। रफली मॉडल दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो अब इसमें आगे इसमें क्या है, यहां पर इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो यहां से क्या है, एक एंजाइम है, इस बार हम ऐसे मान लेते हैं जिसकी स्ट्रक्चर आसानी से मोड़ी तोड़ी जा सके। ठीक है, और यहां पर क्या मान लेते हैं, एक ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम और यहां पर है हमारा एक सबस्ट्रेट। इस तरह से हमने ये मान लिया है, कोई भी स्ट्रक्चर आप मान सकते हो यहाँ से। तो ये क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। फिट होने के बाद क्या बना लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया और ये ऐसे इसमें ये सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म के बाद इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, वो एक पॉइंट है इसमें, इससे अलग भी मान सकते हो या चाहो तो इसी के अंदर है, एंजाइम से रिलेटेड ही, अलग कुछ नहीं है, एंजाइम से रिलेटेड ही पढ़ेंगे इसमें सारा। एंजाइम लास्ट टॉपिक है बेटा आपका यूनिट 2 का, तो इसमें जहाँ तक है ये 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा लेंदी है पर ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो अब इसमें आगे नेक्स्ट है, इसमें स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इंक्लूडिंग स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ये है आपका इसमें नेक्स्ट, इसमें आगे जो टॉपिक दिया हुआ है एंजाइम में। आगे एंजाइम में देखो अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को लेकर, जिसमें स्टीरियो स्पेसिफिसिटी या एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप इस तरह से बोल सकते हैं, स्पेसिफिसिटी प्रॉपर्टी एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या है और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या डाला हुआ है। देखो एंजाइम की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बेसिस पर हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका इसमें से फर्स्ट पार्ट है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, सेकंड पार्ट है इसमें आपका रिएक्शन स्पेसिफिसिटी और थर्ड पार्ट है इसमें आपका सबस्ट्रेट वाला, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टीरियो, रिएक्शन और सबस्ट्रेट, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है ये आपका स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अब इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि कुछ एंजाइम क्या होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। स्टीरियो से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर स्टीरियो जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा था तो फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाया गया था, आपको बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़ डीपली पढ़ाई गई थी इसमें। तो उसमें एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में भी बताया था। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी क्या होते हैं, रोटेशन देखते हैं, इसमें डी फॉर्म, एल फॉर्म देखते हैं, अल्फा बीटा देखते हैं, ये इसमें ये सब इंक्लूड है, ये आपका स्टीरियो वाले में ये सब आता है आपका आइसोमेरिज्म में। तो इसमें आ जाते हैं अब एंजाइम पे। सम एंजाइम्स बताएंगे सारी चीज़ें आपको, अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी आपको ये समझ में आ जाएगी, इस तरह से कराएंगे। सम एंजाइम्स आर स्टीरियो स्पेसिफिक। अब इसमें ये कहा गया है, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब ये है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो पर्टिकुलर एंजाइम के साथ, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं या कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो किसी एंजाइम के साथ एक पर्टिकुलर टाइप का ही कंपाउंड दे पाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ ग्लूकोज का, ग्लूकोज आपने पढ़ी हुई है जिसमें आपके क्या हैं, 2 टाइप के ग्लूकोज बन रहे थे। या फिर इसी यूनिट के बारे में अगर हम डिस्कस करें जिसमें आपने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा था, अमीनो एसिड के एक्टिव रोटेशन के बारे में पढ़ा था, जो आपने उसमें रोटेशन देख रहे थे उसमें,
तो उसमें आपने ग्रुप की डायरेक्शन के बेसिस पर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, डी फॉर्म में और एल फॉर्म में। इसी तरह से इसमें भी आप वही चीज पढ़ने वाले हैं जो आप स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है। इसमें यह कहा गया है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप का ही रोटेशन देते हैं, या मैं कहूं कि जैसे कि इसमें एक डी अमीनो एसिड आपको यहां से फाइंड होगा, एल अमीनो एसिड आप वहां से फाइंड नहीं कर सकते, इस तरह से बनते हैं। वो हम इसमें देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में हम देखेंगे इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट क्या, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी छोटी रिएक्शंस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। देखो इसमें एग्जाम्पल, इसमें आप क्या ले सकते हो, सक्सेनिक एसिड ले सकते हो, जो आपका क्या होता है CH2 COOH, CH2 COOH, ये है आपका सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड है। अगर सक्सेनिक एसिड की आप रिएक्शन कराते हो किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में, यहां से कोई भी ले सकते हो, क्या एंजाइम, एंजाइम ले सकते हो, इस रिएक्शन का यहाँ से जो स्टेप है इसका पर्टिकुलर नेम दिया है, वो है आपका सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस। यहाँ से सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, डीहाइड्रोजिनेस, ठीक है। अब देखो सक्सेनिक एसिड के जब रिएक्शन आप कराते हो किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में, तो आपका यहां से बनता है फ्यूमेरिक एसिड बनता है। फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, मलाइक एसिड नहीं बनेगा यहां से। अब ये फ्यूमेरिक एसिड मलाइक एसिड क्या है, फ्यूमेरिक एसिड भी बताया हुआ है आपको और मलाइक एसिड भी। अगर इसमें आपको नहीं पता है तो इसमें फ्यूमेरिक एसिड और मलाइक एसिड आपके आगे कभी टॉपिक भी आएंगे, जैसे जैसे आप जैसे सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लोगे, इसमें आगे आपके और टॉपिक बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में आओगे तो उसमें भी आपके टॉपिक्स हैं सक्सेनिक एसिड, मलाइक एसिड, ये उसमें डीपली जैसे होता है ना अब तक फिजिकल प्रॉपर्टी किसी टॉपिक की, केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस, ये सब उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सक्सेनिक एसिड की रिएक्शन किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में कराते हो तो आपका यहाँ से अभी बताया क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ से मलाइक एसिड बनेगा नहीं, सिर्फ फ्यूमेरिक एसिड आपका यहाँ से क्रिएट होगा। फ्यूमेरिक एसिड कैसे बनता है आपका, बहुत सिंपल है। इसमें आपका इस तरह से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिसमें आपके इस तरह से COOH ग्रुप और H ग्रुप आपके यहाँ पर रखे होते हैं। ये हो गया आपका HOOC। ये आपका यहाँ से क्या बना है, ओनली फ्यूमेरिक एसिड बना है, ओनली फ्यूमेरिक एसिड आपका यहाँ से क्रिएट हुआ है, मलाइक एसिड नो मलाइक एसिड, मलाइक एसिड। क्लियर है, यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे याद रख लो, इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आपसे ज़्यादा अगर पूछा जाता, अगर ये टॉपिक आता है तो सिर्फ इसके पार्ट्स के बारे में पूछेगा और इसमें ये पूछेगा कि इसमें होता क्या है, ठीक है। यहाँ से इसका एग्जाम्पल है, ये नोट कर लो। फिर इसके बाद रिएक्शन स्पेसिफिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा इसमें आगे नेक्स्ट है रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। अब सम एंजाइम्स आर रिएक्शन स्पेसिफिक, रिएक्शन स्पेसिफिक हमने बता तो दिया है। अब ये क्या है, देखो जैसे अभी पहले एग्जांपल में देखा था स्टीरियो में, उसमें हम क्या देख रहे थे, सिर्फ उसका रोटेशन देख रहे थे। रोटेशन के बेसिस पर हम उसका क्या नेम डिसाइड कर रहे थे कि क्या बनेगा। जैसे अभी इसमें एक COOH ग्रुप की डायरेक्शन अगर इस साइड थी तो आपने क्या बनाया यहाँ से फ्यूमेरिक एसिड, और अगर वो वही फर्स्ट COOH ग्रुप की डायरेक्शन इस साइड हो जाती तो मलाइक एसिड बन जाता है। यहाँ से डायरेक्शन के बेसिस पर भी उसके नाम क्या हो सकते हैं, नाम लिख सकते हैं आप यहां से। लेकिन इसमें क्या है, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी में हम क्या देखेंगे, एक कंपाउंड लेंगे और उस कंपाउंड में अलग अलग टाइप के एंजाइम मिलाएंगे और अलग अलग टाइप के एंजाइम मिलाने के बाद अलग अलग यहाँ से क्या कंपाउंड भी क्रिएट होंगे। जैसे यहाँ पर अभी मैं एक कंपाउंड लिखूंगी, उसमें अलग अलग चीजें मिलाएंगे, अलग अलग यहाँ से कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ से, इसमें अभी एग्जाम्पल लिख लेते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या होता है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड पता है आपको क्या होता है। ऑक्सैलिक एसिड में दो COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ना। अब यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, तो आपका यहाँ पर CH2 और ये CO ग्रुप भी आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ये क्या है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है।
अब देखो यहाँ से करेंगे हम सारी रिएक्शन। अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर हम इसमें मिला दें CH3COOH, CH3COOH अगर हम क्या कर दें यहाँ से मिला दें, जो है आपका क्या होता है, ये एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो आपका यहाँ से ये बना लेगा सिट्रिक एसिड। क्या बना लेगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कैसे बनेगा, बिल्कुल बहुत आसान है। यहाँ पर आपके बेटा कार्बन इंक्रीज होंगे। अब ये रिएक्शन कैसे है, आपको रिएक्शन अगर मैं कराने चलूँ तो ये बहुत लंबी बैठ जाएगी, क्योंकि कार्बन बढ़ाएंगे, कार्बन बढ़ाने के बाद फिर हम एक्स्ट्रा ग्रुप जो होंगे वो रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद तब जाकर ये बनेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यही ग्रुप मिला देते हैं CH3COOH, तो यहाँ से आपका क्या बन जाता है, सिट्रिक एसिड बन जाता है। ये हो गया आपका CH3COOH, ये हो गया CH2, यहाँ पर आपका कार्बन है। अब इस कार्बन से एक साइड आपका OH और एक साइड जुड़ा होता है COOH, और फिर यहाँ पर आपका जुड़ा होता है CH2 ग्रुप, और ये हो गया आपका COOH ग्रुप। ये बन गया यहाँ से आपका सिट्रिक एसिड। क्या बना है ये, सिट्रिक एसिड आपका यहाँ से ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब वहीं अगर हम इसमें क्या करें, इसका रिडक्शन कर दें, तब बताओ इसमें अगर हम इसका क्या कर दें, इसी का हम रिडक्शन कर दें। रिडक्शन में क्या करते हो बेटा, 2H मिलाते हो, तो जहां पर आपका CO ग्रुप है ना, कीटोनिक ग्रुप, तो वहां पर आपकी ये रिएक्शन कर देगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, COOH, यहाँ से CH2, यहाँ से क्या आ जाएगा, CHOH आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा COOH, दिख रहा है ना यहाँ से। हाँ, तो यहाँ से आपका ये क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा, मैलिक एसिड। मलाइक एसिड नहीं, मैलिक एसिड। मलाइक एसिड और मैलिक एसिड अलग अलग हैं दोनों, कभी एक जोड़ दो। क्या बन गया यहाँ से, मैलिक एसिड बन गया, ठीक है। वहीं अगर आप इसका क्या कर दो, डीकार्बोक्सिलेशन करो, डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बताओ। डीकार्बोक्सिलेशन करके देखो बेटा, ये छोटी छोटी रिएक्शन से आपने 12th में भी की होंगी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बेटा, CO2 रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, CH3, ये है आपका CH2, नीचे दिख जाएगा क्या, हाँ थोड़ा बहुत तो दिख जाएगा। ये CH3, यहाँ पर है CH2, ये है आपका CO, ये है आपका COOH, ठीक है। यहाँ से ये क्या बना, बताओ बताओ यहाँ से क्या बना। क्या ये रिएक्शन इसी तरह से होगी बेटा, इसमें आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पर आपका क्या है, CO। जब आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हो तो आपका CO2 रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है, CO2। ये हो गया आपके यहाँ से CO2 रिमूव, और ये H आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, CH3, CO और COOH, ये बनेगा आपका, और ये है आपका पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपका रिएक्शन स्पेसिफिक, रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी वाला टॉपिक भी हो गया, पॉइंट हो गया। अब इसके बाद है आपका सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। क्या है, लास्ट पॉइंट है इसका, स्पेसिफिसिटी एंजाइम वाले का, कि कौन सा बताया अभी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। अभी आप इस रिएक्शन को नोट डाउन करो यहाँ से, फिर हम इसका थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। अब सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी के बारे में इसमें बताया गया है। अभी आपको जब मैंने इसमें डेफिनेशन कराई थी, डेफिनेशन जो आपका मैकेनिज्म था एंजाइम एक्टिविटी का, उसमें सबस्ट्रेट से जुड़ी एक बात बताई थी कि वो सबस्ट्रेट जो एंजाइम में बिल्कुल प्रॉपरली फिट हो जाए। तो इसमें भी वही पॉइंट आपको ऐड करना है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एक्टिव साइट्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट स्पेशल मैनर एंड thus only those compounds which can fit into this definite special manner can function as substrate of the enzyme। मतलब क्या है ये, मतलब बिल्कुल सिंपल है इस लाइन का। इसमें ये कहा गया है कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी सिर्फ वही कंपाउंड शो कर सकते हैं जो बिल्कुल प्रॉपरली फिट बैठ रहे हो, किसके साथ, एंजाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो एंजाइम्स आपके सबस्ट्रेट के साथ प्रॉपरली फिट बैठ रहे हैं और यहाँ से अलग अलग चीजें बना रहे हैं। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल में क्या कहा गया है, ट्रिप्सिन कहा गया है। बेटा ये ट्रिप्सिन है,
ट्रिप्सिन, हाइड्रोलाइसिस एंड फॉर्म लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये क्या है इसमें, ये एक एग्जांपल है कि ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद, हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या करता है, लाइसिन और आर्जिनिन देता है। ठीक है, इसी तरह से एंजाइम यूरिएज हाइड्रोलाइज होने के बाद यूरिया देता है और एस्टरेज एंजाइम का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद एस्टर प्रोवाइड कराता है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स है, अगर आप इसमें रिएक्शन करना चाहते हैं तो रिएक्शन भी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें आपको यूरिएज एंजाइम लेना और उसका हाइड्रोलाइसिस करके यूरिया बनाना है, एस्टरेज एंजाइम लेना है, उसका हाइड्रोलाइसिस करके आपको यहाँ से एस्टर बनाना है, बस इतना सा है, इसमें ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। अब ये वाला पॉइंट तो हो गया है यहाँ पर कंप्लीट, टॉपिक ये वाला हो गया है कंप्लीट, एंजाइम कंप्लीट नहीं हुआ, एंजाइम के अंदर जो पॉइंट्स चल रहे हैं वो कंप्लीट हुए हैं। अब बाकी भी चीज़ें हैं इसमें, वो करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको क्लास से रिलेटेड है, टाइमिंग से रिलेटेड है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से आपको क्या करना है, बस मैसेज करना है आपके जो भी क्वेश्चन। और टेलीग्राम चैनल है आप लोगों के लिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन होने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना, सर्च करना उस पर फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, बाकी चीज़ें करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम बस इतना ही करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।